वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने इंडियन पॉलिटी के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा 2011 से 22 तक जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपनी ये लगातार सीरीज चल रही है। आज अपनी क्लास नंबर 6 नंबर रहने वाली है, यानी कि इससे पहले हमने 5 क्लासों की चर्चा कर ली और आज की अपनी ये 6 नंबर की क्लास रहेगी। तो इसके अंदर आरपीएससी ने जितने भी अब तक एग्जाम करवाए हैं और एग्जाम के अंदर ओनली जो भारत और राजस्थान के पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं आपको लगातार इन छोटे छोटे सीरीज के अंदर मैं आपको लगातार रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि आपको पता चले भी एग्जाम के अंदर किस तरह से पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपनी अब की बार आज की अपनी 8 बजे ये 6 नंबर की सीरीज रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं। और इसका जो टेस्ट है ना, जो मैं आपको ये लगातार क्लासेस दे रहा हूँ, इसका टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने जितनी भी क्लासें दी है उनका टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो ये आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। पहले आप क्लास देखना, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ताकि बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चनों का कवर आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? अब क्वेश्चन को पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ो। भी भारत के संविधान की किस अनुसूची अनुसूची के तहत पूछा है भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो किस अनुसूची के तहत मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो वो दिलाता है तीसरी अनुसूची के तहत। किसके तहत है? संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसी के तहत पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल किसको दिलाता है? मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसके तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं बढ़िया तरीके से सभी के एग्जाम के अंदर। अब देखो, इसने पूछा है भी राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। अब देखो, यहाँ पे 4 लाइनें दी हुई है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। बिल्कुल भी राज्यपाल है वो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता। तो इसका पहला कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्योंकि और इसके अलावा जो और विधेयक होते हैं ना, उनको तो राज्यपाल लौटा सकता है, लेकिन जब धन विधेयक की बात आती है तो वो पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता, यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए कथन असत्य हो गया। इसके अलावा राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। बिल्कुल ये कथन सही है। ये तो कई बार लाइन आती है एग्जाम के अंदर कि राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। तो आपको पता है अनुच्छेद 213 है क्या? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है, और ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है। और इसके अलावा जो ये राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है ना, ये राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की सलाह से जारी करता है। उसके बाद में ये राज्यपाल की एक स्व विवेकीय शक्ति नहीं भी अपने आप वो जारी कर देगा। राष्ट्रपति की सलाह से जारी करता है अध्यादेश। राज्यपाल के पास क्षमादान की भी शक्ति है। तो ये भी बिल्कुल सही है, राज्यपाल के पास क्षमादान की भी शक्ति है। ये है अनुच्छेद 161 के तहत माना गया है कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। पहला इसने पूछा है भी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में को लौटा सकते हैं, इसका यहीं पर आएगा भी नहीं लौटा सकता। इसका उत्तर ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होगी? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो।
भी इसने पूछा है भी किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या ना वो उसी राज्य की विधानसभा जो सदस्य संख्या है उससे कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो ये 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, भी अपने जैसे विधानसभा 200 सीटें हैं ना, तो अपने मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या है 200, उससे 15% से अधिक नहीं होगी, जिसका उत्तर हो जाएगा 15%। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो लोक सेवा आयोग आरपीएससी आगे ये बार बार मैं आपको लगभग क्लासों में बता रहा हूं, तो इसलिए आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो आरपीएससी के बारे में बताना भी कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये देखो पहला कथन यहाँ पे सत्य नहीं हो गया ना, ये जो आपको पता आरपीएससी के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, उसी के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं आएगा, राज्यपाल होगा। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन ये त्याग पत्र देंगे तो भी राज्यपाल को देंगे, लेकिन अगर हटाने का काम आएगा तो राष्ट्रपति इनको हटाएगा। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु से 6 वर्ष जो भी पहले हो, बिल्कुल सही है। और आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। जो सदस्य ना ये यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होंगे, पात्र होंगे, जिसका पहला कथन ही असत्य हो जाएगा। अब देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में कथनों को सावधानी से पढ़िए। अब देखो मुख्य सचिव की बात आई है, तो अपने वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सबसे पहले सुधांशु पंत। कौन है, सुधांशु पंत है, वो वर्तमान में अपने मुख्य सचिव है। इससे पहले उषा शर्मा थी, लेकिन अब वर्तमान में सुधांशु पंत है, मुख्य सचिव है। तो वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल सही होता है। मैंने कल परसों बताया था भी मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होता है वो होता है मुख्य सचिव। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। अब देखो वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। ये कथन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता, वो तो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। इसमें तो एक तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। केवल है 1 और 2 ही कथन है सही है इसके। ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है। ग्राम सभा की गण पूर्ति, देखो सदस्यों के बारे में पूछा है, ग्राम सभा की गण पूर्ति के बारे में, तो इसमें ग्राम सभा की है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका उत्तर हो जाएगा कुल, यानी कि 1/10 भाग इसकी गण पूर्ति होती है। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो ग्राम सभा का उल्लेख आपको याद रखना है, ये है 243A के तहत ग्राम सभा का गठन दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, तो सरपंच बुलाता है ग्राम सभा की बैठक है। इसके अलावा एक वर्ष में इसकी 4 बैठकें होती है, लेकिन कम से कम 2 बैठकें इसकी अनिवार्य होती है। कम से कम 2 बैठकें इसकी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ भी अगर ये जो गण पूर्ति होती है, ये 10वां भाग अगर ये पूरी नहीं होती है तो इस बैठक को स्थगित भी किया जा सकता है। तो ये चीजें इतनी आपको याद रखनी है। तो ये 243A के तहत है ग्राम सभा का उल्लेख है दिया हुआ है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे। जैसे अपने गांव में होता है सरपंच भी होता है, उप सरपंच भी होता है, वार्ड पंच भी होता है, तो वो त्याग पत्र किसको देंगे। ये ग्राम पंचायत की बात आई है, तो ये जिला प्रमुख, विकास अधिकारी या पंचायत समिति का प्रधान या जिला कलेक्टर। ये आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें बात आई है सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सरपंच का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष होता है, सॉरी। सरपंच का जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष, उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, और वार्ड पंच का जो चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनको जब ये नियुक्त होते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ इनको दिलाता है वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों को इनको शपथ दिलाएगा पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाएगा, पीठासीन अधिकारी होता है ना, वो इनको शपथ दिलाता है। और ये त्याग पत्र तीनों ही तीनों किसको देंगे, ये देंगे विकास अधिकारी, यानी कि
जो खंड विकास अधिकारी है ना, बीडीओ जिसको बोलते हैं, बीडीओ खंड विकास अधिकारी, ये उसको त्याग पत्र देंगे। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। ये ग्राम पंचायत की बात आई है, और कम से कम आपको पता है ग्राम पंचायत की 15 दिन में एक बार बैठक होनी आवश्यक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? अब देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात आई है भी। अगर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होगा, तो अध्यक्ष पर पद पर कोई नहीं होगा, तब उस अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करेगा? तो वो करेगा राज्यपाल। सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये पहला कथन इसमें सही भी। राज्यपाल है वो, जो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। किसी एक अध्यक्ष को वो चुनकर उसका अध्यक्ष बना सकता है। तो अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, इसके अंदर आपको पता है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं ना मानवाधिकार आयोग में, तो राज्यपाल ही इनको नियुक्त करता है। तो राज्यपाल भी एक अध्यक्ष सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? ये कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। इसका उत्तर हो जाएगा 8 दिसंबर 1976। कब है? 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थायी पीठ है जयपुर में स्थापित है की गई थी। तो जोधपुर में हाईकोर्ट है, इसके अलावा खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में, और जिसमें 8 दिसंबर 1976 को इसकी स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई। राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित द्वारा अपने पद से कर स्व हस्ताक्षर त्याग पत्र परिषद सदस्य सकता है? आप देखो क्वेश्चन को दोबारा बढ़िया तरीके से पढ़ो भी। राजस्थान के अंदर जिला परिषद जो सदस्य है वो किसको संबोधित करके अपने पद से कर स्व हस्ताक्षर, यानी कि वो स्वयं हस्ताक्षर करके वो त्याग पत्र परिषद सदस्य कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला प्रमुख। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। जिला प्रमुख को संबोधित द्वारा अपने पद से स्वयं हस्ताक्षर करके अपने त्याग पत्र वो दे सकता है, वो है जिला प्रमुख। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी है? कुल संख्या बतानी है, दिनांक 1/6/2019 के अकॉर्डिंग बतानी है। अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें होनी चाहिए 13। कितनी होनी चाहिए? 13 स्थानों या वार्डों की संख्या होनी चाहिए। बात आई है नगर पालिका की, तो इसके अंदर आपको पता है जो नगरीय स्वशासन होता है उसमें नगर पालिका भी होती है, एक होती है नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। तो नगर पालिका के अंदर संख्या कितनी होती है? आबादी 20,000 से लेकर 1 लाख तक की यहाँ पर आबादी नगर पालिका के अंतर्गत होती है। इसके अलावा जो इनका जो वार्ड सदस्य होता है, नगर पालिका का वार्ड सदस्य होता है ना, वो कहलाता है पार्षद। क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और न्यूनतम वार्ड मैंने आपको 13 बता ही दिए। और न्यूनतम आयु कितनी होती है सदस्य की? तो 21 वर्ष से होनी चाहिए। तो ये 13 सभी में होते हैं, ध्यान रखना। नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम, तीनों में ही 13 न्यूनतम वार्ड यहाँ पर होने चाहिए। तो ये तीनों के अंदर 13 ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब देखो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा एक कथन है सही नहीं है। पहला देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही, अभी जिला शब्द है ही। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करती है। जिले के अंदर जो जिला कलेक्टर होता है ना, वो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। बिल्कुल सही है। सन 1972 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद का सृजन किया गया था। बिल्कुल सही है। संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है। ये कथन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचक अधिकारी नहीं होता। संसदीय चुनाव की बात आई है तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इसमें उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि यहाँ पे जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होता है। यहाँ पर अगर नहीं होता है
तो ये कथन सही होता, लेकिन होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। पूछा गया है, सही नहीं है। जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य क्या होता है? आप देखो, जिला कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, एटीएम वगैरह, पटवारी वगैरह होते हैं ना जिले के अंदर। तो जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य क्या होता है? देखो, तहसीलदार किसने कार्य पूछ लिया, तो इसमें तहसीलदार का कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन। क्या होता है? भू राजस्व प्रशासन। और इसके अलावा ये तो मेन मुख्य कार्य होता ही है भू राजस्व प्रशासन। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य होता है भी तहसील क्षेत्र के जो भू अभिलेखों का निरूपण और सर्वेक्षण और उनका मूल्यांकन करना, ये भी कार्य होता है। इसके अलावा भी अधीनस्थ जो अधिकारी है, जैसे नायब तहसीलदार है, कानून पटवारी वगैरह है, उनका भी निरीक्षण करना इसका तहसीलदार का कार्य होता है। और ये तहसीलदार होता है ना, ये उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है। ध्यान रखना, इसमें उपखंड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन। कौन सा एक कार्य कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों के अंदर शामिल है नहीं है? बात आई है मजिस्ट्रेट की, तो मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों के अंदर शामिल नहीं है। तो कोषागार एवं कोषागारों का पर्यवेक्षण, कारोबारों का निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने के आदेश देना और स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। अब इसने पूछा भी मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों के अंदर शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कोषागार एवं उस उप कोषागार का पर्यवेक्षण, ये कार्य इसका नहीं होता। बाकी ये तीनों कार्य होते हैं। कारोबारों का निरीक्षण ये करता है, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश ये देता है, और स्थानीय निकायों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करने का भी इसका कार्य होता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम अधिकारी कौन होता है? राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त। अब देखो, राज्य प्रशासन के अंदर जिलाधीश का पूछा है तो संभागीय आयुक्त आएगा। संभागीय आयुक्त के नीचे अगर अपने बात करें तो होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर, और इससे ऊपर होता है संभागीय आयुक्त। अब देखो, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी उच्च न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि जब राष्ट्रीय आपात के दौरान, जब आपको पता है राष्ट्रीय आपात का लगता है, तो उस समय से कौन से दो अनुच्छेद हैं जिनको क्या है निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। कौन से हैं? अनुच्छेद और 20 और 21 दो अनुच्छेद हैं जिनको आपात के दौरान इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। तो राज्य का जो विधानमंडल है उसी के द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की। किस आयोग ने? एम पुंछी आयोग ने। अब याद रखना है, जो एम पुंछी आयोग है ना, इसका गठन हुआ था 2007 में। कब हुआ था? 2007 के अंदर। अब इसमें यह माना गया है भी, इस आयोग ने माना भी राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए। तो ये राज्य विधानमंडल के अंदर द्वारा ये सिफारिश की गई थी भी राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग के प्रावधान से इसको हटाया जाए। नेक्स्ट देखो, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, बड़ा गजब का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान विधानसभा की बात आई है, तो प्रक्रिया एवं जो कार्य संचालन संबंधी नियम है उसके अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उसी दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। ये अविश्वास प्रस्ताव की बात है, ध्यान रखना। ये पहला कथन हमने पढ़ लिया। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उसी दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास या उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे उसको लिखित सूचना देनी होगी। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना
चाहिए। तो ये अब इसमें देखें तो इसमें एक तो पहला कथन भी बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल है सही है। अब इसमें देखो ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही है। इसने पूछा है 3 नंबर, देखो भी कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, यानी कि अगर अपने अविश्वास प्रस्ताव लाने से कम है विधानसभा सीटों का, यानी कि 20% सदस्य होना चाहिए, यानी कि 1/5 होना चाहिए। 20% सदस्य यानी कि 40 सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। किसकी बात है? ये अविश्वास प्रस्ताव की बात है जो केवल विधानसभा में लाया जाता है। ये केवल विधानसभा में लाया जाता है और ये इसके अंदर कम से कम 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये इसका पहला और दूसरा कथन है सही है, यानी कि ए और बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में वो मंत्री नहीं रहे थे? ऐसे कौन से जो मुख्यमंत्री बताने हैं, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में वो मंत्री नहीं रहे? तो वो है एक तो जयनारायण व्यास है और एक और कौन है? एक और है भैरव सिंह शेखावत। तो ये दो ही है, ध्यान रखना। जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत है, दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व है किसी भी मंत्री परिषद में वो मंत्री नहीं रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और डी दोनों। तो कथन दिए हुए हैं ए और डी दोनों, उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो एक तरफ मुख्यमंत्री है और एक तरफ है मुख्य सचिव। तो देखो आजकल एग्जाम के अंदर कौन से मुख्यमंत्री के समय किसके समय कौन सा मुख्य सचिव था, ये एग्जाम के अंदर आते हैं और ये आरपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। ये देखो इसके अंदर बताना है। तो मुख्यमंत्री मुख्य सचिव मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपीयू मेनन, बिल्कुल सही है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपीयू मेनन थे, बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खान आर डी माथुर, ये कथन गलत है अभी। शिवचरण माथुर मदन मोहन कृष्णावली, बिल्कुल सही है। फिर भैरव सिंह शेखावत के समय टीवी रमणन, ये भी बिल्कुल है सही है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपीयू मेनन, शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णावली और भैरव सिंह शेखावत के समय टीवी रमणन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि बरकतुल्ला खान के समय आर डी माथुर नहीं थे। तो कौन थे? बरकतुल्ला खान के समय मुख्य सचिव दो ही थे, एक तो थे जोरावर सिंह, याद रखना, जोरावर सिंह और एक थे सुंदरलाल, ये दो ही थे बरकतुल्ला खान के समय। और जो ये आर डी माथुर है ना, ये था मोहनलाल सुखाड़िया के समय। तो केपीयू मेनन और आर डी माथुर है, ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। और बरकतुल्ला खान के समय एक तो जोरावर सिंह है और सुंदरलाल, ये दो मुख्य सचिव है रहे थे। तो ये चीज नोट याद रखना बढ़िया तरीके से, इनको मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को अलग से आप बढ़िया तरीके से याद है कर लिया करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। लगभग डेली आपको 1-2 दिनों से क्वेश्चन, आपको लगभग 20 क्वेश्चनों का अपनी रिवाइज है कर लेते हैं। आज अपने 20 क्वेश्चनों का रिवाइज बढ़िया तरीके से कर लिया और आप निरंतर मेरे साथ अगर बने रहे ना, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल का क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। और ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मान के चलो जो मैं आपको यहाँ पे सीरीज ये अपने करते रहेंगे ना, तो अपनी पॉलिटिकल इतनी याद हो जाएगी, अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अपने बार बार पढ़ेंगे, उसके बारे में बार बार डिटेल देखेंगे, तो अपने आप वो क्वेश्चन याद है हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप, इसमें टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।